नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भद्रा के बारे में और अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो से पिछली वाली वीडियो में हमने आपको करण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। आपको करण वाली वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि यह वीडियो, भद्रा वाली वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई वीडियो हैं। और अब आगे चर्चा करते हैं भद्रा के बारे में। देखिएगा कि जो विष्टिकरण है, विष्टिकरण को ही भद्रा कहा जाता है। और जो भद्रा है, भद्रा को मुख्यतः शुभ मुहूर्त में या मुख्यतः शुभ कार्यों के लिए त्याज्य माना जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भद्रा कब कब आती है और कब कब यह अपना विशेष अशुभ परिणाम देती है और कब इसको विशेष रूप से त्यागना चाहिए। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं। 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की, जैसा कि हमने सारणी के द्वारा दर्शाया है। देखिएगा, यह हमने लिया है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक 15 तिथियां। उसके बाद यह कृष्ण पक्ष लिया है। तो कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 तिथियां। यहां पर जो हमने 16 संख्या लिखी है, यह 16 संख्या कृष्ण पक्ष की पहली तिथि है, अर्थात प्रतिपदा है। यह 16 क्यों लिखा है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि जो 15वीं तिथि है वह पूर्णिमा है। और उस चक्र को जब, या इस क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, 16वीं तिथि आएगी, परंतु यह 16वीं तिथि कृष्ण पक्ष की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा होगी और 30वीं तिथि कृष्ण पक्ष की 30वीं तिथि अमावस्या होती है। और हम चर्चा कर रहे थे विष्टिकरण की, अर्थात भद्रा की। भद्रा कब कब आती है, देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि शुक्ल पक्ष में भद्रा कब कब होगी। आप देखेंगे कि जो ये 7 है, जो 7 नंबर संख्या है, हमने उसको सर्कल किया हुआ है। और जो ये 7 नंबर संख्या है वही विष्टिकरण की संख्या है, वही विष्टिकरण है। और आप देखेंगे कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो दूसरा करण होता है वह विष्टिकरण होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का पहला करण विष्टिकरण होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो दूसरा करण होता है वह विष्टिकरण होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का पहला करण विष्टिकरण होता है। उसके बाद देखते हैं कृष्ण पक्ष। देखिएगा, कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है, तृतीया का जो दूसरा करण है वह विष्टिकरण है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की सप्तमी, यहां 22 जो संख्या लिखा है यह सप्तमी है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी का पहला करण विष्टिकरण है। उसके बाद देखेंगे जो ये 25वीं तिथि लिखी है, यह 25वीं तिथि कृष्ण पक्ष की 10वीं है। 10वीं का जो दूसरा करण है वह विष्टिकरण है। उसके बाद देखेंगे जो 29वीं तिथि है, यह तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसको चौदस भी बोलते हैं, यह चतुर्दशी है। और चतुर्दशी का जो पहला करण है वह विष्टिकरण है। विष्टिकरण का मतलब भद्रा। जब दूसरा करण अर्थात ये क्रम संख्या 7 विष्टिकरण होता है उस समय
भद्रा मानी जाती है। यह हमने आपको शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के बारे में बताया। और हमारे पास में 7 जमा 4 यह 11 करण है। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। उसके बाद 4 हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुहन। एक तिथि में 2 करण होते हैं। हमारे पास ये 11 करण हैं और 30 तिथियों में इनको किस प्रकार से लिया जाता है, इसको जानने के लिए आपको पिछली वीडियो को देखना होगा। वहां पर हमने विस्तार पूर्वक इस संख्या को और किस प्रकार से हम एक चंद्रमास में करण को लेते हैं वो बताया है। आप उस वीडियो को देखिएगा। आगे बात करते हैं कि जो भद्रा है कब हमारे लिए विशेष अशुभ प्रभाव रखती है। देखिएगा, यहां पर भद्रा का निवास बताते हैं या उसका प्रभाव। जब चंद्र महाराज कर्क राशि या सिंह राशि या कुंभ राशि या मीन राशि, इनमें से किसी भी राशि में गोचर कर रहे हो, अगर उस समय विष्टिकरण चल रहा हो अर्थात भद्रा भी प्रभाव में हो, तो कहा जाएगा कि भद्रा का जो प्रभाव है वह पृथ्वी लोक पर होगा। उसके बाद जब चंद्र महाराज का गोचर मेष राशि या वृषभ राशि या मिथुन राशि या वृश्चिक राशि, इनमें से किसी भी राशि में चंद्र महाराज का गोचर हो रहा हो और उस समय अगर भद्रा भी प्रभाव में हो या विष्टिकरण भी चल रहा हो, तो भद्रा का प्रभाव स्वर्ग लोक में माना जाता है। उसके बाद चंद्र महाराज का गोचर कन्या राशि या तुला राशि या धनु राशि या मकर राशि, इनमें से किसी भी राशि में चंद्र महाराज का गोचर चल रहा हो और उस समय अगर विष्टिकरण भी प्रभाव में हो अर्थात भद्रा भी चल रही हो, तो पाताल लोक में भद्रा का प्रभाव होगा। हमने यहां पर आपको बताया है कि दोनों कंडीशन देखिएगा। एक तो सबसे पहले पृथ्वी लोक वाली देखिएगा कि जब चंद्र महाराज का गोचर कर्क या फिर सिंह या फिर कुंभ या फिर मीन, इनमें से किसी भी राशि में हो, गोचर भी देखना है। अगर उस समय विष्टिकरण भी चल रहा है, अगर विष्टिकरण चल रहा है तो भद्रा का जो प्रभाव है वह मृत्यु लोक पर होगा। उसके बाद में दूसरी कंडीशन देखिएगा कि अगर चंद्र महाराज का गोचर मेष या फिर वृषभ या फिर मिथुन या फिर वृश्चिक, इनमें से किसी भी राशि में चंद्र महाराज का गोचर चल रहा है और उस समय जब चंद्र महाराज का गोचर इन राशियों में हो, अगर उस समय विष्टिकरण भी अगर हो, तो भद्रा का जो प्रभाव है वह स्वर्ग लोक में माना जाएगा। उसके बाद जब चंद्र महाराज का गोचर कन्या या फिर तुला या फिर धनु या फिर मकर, इनमें से किसी भी राशि में हो, एक कंडीशन, और उसमें भद्रा भी प्रभाव में हो, तो भद्रा का जो प्रभाव है वह पाताल लोक में माना जाएगा और विष्टिकरण को ही भद्रा कहा जाता है। तो हमें करण देखना पड़ता है। अगर वह विष्टिकरण उस समय है तो उस समय जिस समय विष्टिकरण होगा तो भद्रा प्रभाव में होगी। अब यहां पर इन तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन हमें प्रभावित करेगी यह देखना होगा कि हम पृथ्वी लोकवासी हैं। जब भद्रा का प्रभाव पृथ्वी लोक पर होगा वही भद्रा हमारे लिए त्याज्य है। तो यहां पर आप देखिएगा, जब चंद्र महाराज का गोचर कर्क या फिर सिंह या फिर कुंभ या फिर मीन, इनमें से किसी भी राशि में हो,
अगर उस समय विष्टिकरण भी चल रहा है तो ही हमें भद्रा को त्याज्य मानना चाहिए। अब बात करेंगे कि भाई जो अशुभ भद्रा के प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है। भद्रा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और भद्रा को हम किसी भी मुहूर्त या किसी भी कार्य करने से पहले देखते हैं। यहां पर हमने आपको बताया भद्रा का प्रभाव, कब भद्रा होती है, कब अशुभ प्रभाव उसका होता है और उसका क्या हमें उपाय करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।